प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत में परिवहन विधाएं जिसमें रेलवे, जल परिवहन, वायु परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेल परिवहन भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। ये माल और यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी जी कहते थे, भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे कि भारत के अलग अलग स्थानों में रहने वाले लोग रेलवे के माध्यम से मिले और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अपनी आहुति दी, यानी देश को आज़ाद करने में सहयोग दिया। दूसरी बात, भारतीय रेल की स्थापना कब हुई? भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई। अब ये हुई कहाँ? बम्बई में हुई। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र को बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई में हुई और वहाँ पर 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरकार का एक विशालतम उद्यम है, यानी भारतीय रेलवे जो है वो सरकारी है, गवर्नमेंट सेक्टर की है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 63,221 किलोमीटर है। अब के आंकड़ों में ये थोड़ा और बढ़ सकती है। आओ कुछ और जानते हैं। आपको पता होगा कि रेलवे ट्रैक के बीच में दो पटरियां होती हैं, उन दोनों पटरियों में गैप होता है, तो उस गैप के आधार पर रेलवे को विभाजित किया जाता है। अब इसको जहाँ पर गैप 1.616 मीटर का हो उसको ब्रॉड गेज कहते हैं। जहाँ पर ये गैप 1 मीटर का हो तो उसे मीटर गेज कहते हैं। जहाँ पर ये गैप 0.610 हो या 0.762 हो तो उसको कहते हैं नैरो गेज। आओ एक बार ध्यान से देखें। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज कहलाती है, जिसमें पटरियों की दूरी 1.6 मीटर होती है। ब्रॉड गेज लाइनों की कुल लंबाई 46,807 किलोमीटर है, जो देश में 74% हिस्सा कवर करती है। किसका? रेलवे का। और दूसरा है मीटर गेज, जहाँ पर दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? संभवतः 1 मीटर होती है। तो कितना किलोमीटर? 13,290 किलोमीटर और 21% देश का। और तीसरी है छोटी लाइन, ये पहाड़ों में होती है, तो इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.76 मीटर या 0.610 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 3,124। ये लंबाइयाँ बढ़ सकती हैं और देश की 4% जो रेलवे लाइन की लंबाई है वो इसी में शामिल है। किस में? छोटी लाइन में। तो आप मोटे मोटे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ब्रॉड गेज 1.6 और दूसरा है नैरो गेज 0.6 और उसके साथ मीटर गेज तो 1 मीटर की होती है। तो आंकड़ों को बड़ी बारीकी से देखें। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार कोंकण रेलवे के बारे में प्रश्न आ जाता है पेपरों में, तो आप ध्यान से देखें। 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया। अब ये 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो महाराष्ट्र के रोहा से, ध्यान से सुने, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक को का जो मैंगलोर है इसको जोड़ता है और ये बिल्कुल पश्चिमी घाट के साथ लगता है। अब 146 नदियां हैं और छोटी धाराएं हैं, इस रेलवे ट्रैक के अंतर्गत आती हैं। 2000 पुल आते हैं, 91 सुरंगें आती हैं। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर जो सुरंग है इसी मार्ग पे बनी है। अब इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं, यानी इस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए इन स्टेट ने पैसे लगाए थे और जितने पैसे कमाते हैं वो इनमें से बंटता है। तो आंकड़ों को ध्यान से देखें।
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जल परिवहन यानी जल के माध्यम से यात्रा करना। परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान और यात्रियों को पहुंचाने के लिए जल परिवहन एक महत्वपूर्ण विधा है। ये परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है और भारी और स्थूल वस्तुओं को एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाना बहुत ही सुगम होता है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। आगे देखते हैं। ये ईंधन दक्ष है यानी कम ईंधन का प्रयोग किया जाता है और पारिस्थितिक अनुकूल है यानी प्रकृति का भी ज़्यादा नुकसान नहीं करता। वैसे तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत पोल्यूशन करता है, तो ये बहुत कम करता है। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, अंतस्थलीय जलमार्ग जो किसी नदी के सहारे होते हैं और महासागरीय जो महासागरों समुद्रों में होते हैं। आओ और बारीकी से देखें कि भारत में कौन से अंतस्थलीय जलमार्ग हैं और उनको कौन कौन से नंबर दिए गए हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि चित्र में बताया है, सबसे पहले जलमार्ग, दूसरे पे विस्तार, तीसरे पे विशिष्टता और चौथे पे घोषणा की तिथि। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक ये भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है और यहाँ यांत्रिकृत नौकायान चलती है। पटना तक साधारण नौकाओं द्वारा और हरिद्वार तक नौका योग्य है ये। और इसमें 3 विभाजन है। हल्दिया से फरक्का जो कोलकाता में है 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना बिहार तक आगे 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। तो इस तरह ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है और 1986 में इसकी घोषणा की गई थी। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, ये सदिया से धुबरी है, ये असम में है, 891 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्ट्रीम द्वारा डिब्रूगढ़ तक 1384 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है, जिसका भारत और बांग्लादेश दोनों ही साझा प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ये 1988 को यानी 2 साल बाद, पहले 86 फिर 88। तीसरा है कोट्टापुरम कोलम, ये है 168 किलोमीटर। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट की नहरें यानी केरल में पाए जाने वाली नहर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ चंपाकारा और उद्योग मंडल 14 किलोमीटर और क्रमशः 23 किलोमीटर की नहरें आती हैं। अब समस्या ये आती है कि इसको याद कैसे करें। तो ये 91 में आया। सबसे पहले तिथियों को याद करते हैं। सबसे पहले 86 है, फिर 88 है, 86 + 2 88, 88 + 2 करें 88 में तो 90 होता है, तो +3 करना है। पहली के लिए तो पहला है 86, दूसरे जलमार्ग के लिए 2 जोड़ने हैं और तीसरे जलमार्ग के लिए उसमें से 3 जोड़ने हैं, तो 91 हो जाएगा। और इनकी लेंथ कैसे याद करनी है। इलाहाबाद से हल्दिया यानी 1620, 16 और 20 को याद करें तो जल्दी याद हो जाता है। कैसे, 4 का डिफरेंस है, 16 20, जैसे बोलते हैं 4 × 4 16 और 4 × 5 20, तो 4 याद करना है। अब देखो इसमें 3 डिवीज़न है। हल्दिया से फरक्का 560, उसके बाद 460 और उसके बाद 600। तो पहले हल्दिया से फरक्का 560, फिर फरक्का से पटना 460, यानी 4 और 5 का ही डिफरेंस चल रहा है इसमें, और पटना से 600 किलोमीटर। तो कितनी जल्दी हमें याद हो गया। दूसरा है सदिया से धुबरी। तो देखो आप जब डिजिट बोलते हैं तो 7 8 9 10 ऐसे बोलते हैं ना, तो 8 के बाद 9 और आगे 1। तो इसी तरह डाटा में फेर बदल करके आप इसको याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, आओ हम वायु परिवहन के बारे में कुछ जानते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी हेतु
वायु डाक प्रचलन संपन्न किया गया था, यानी 10 किलोमीटर तक उड़ान भरी गई थी। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ, मतलब जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, उसके बाद इसका विकास हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यानी उत्तरदायी कौन है भारत में? एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्राधिकरण 126 विमानपत्तनों, जहां पर जहाज ठहरते हैं, का प्रबंधन करता है और इसके अंतर्गत 11 अंतर्राष्ट्रीय, 86 घरेलू वायु क्षेत्र शामिल हैं, स्थित हैं। 29 नागरिक अंत क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वायु परिवहन का प्रबंध 2 निगमों ने किया। जब ये नेशनलाइज्ड हुए तो 2 निगम आए भारत में। अब कौन कौन से निगम आए? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। अब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस 2 आए। इसके बाद बहुत सारी निजी कंपनियां भी इसमें आकर अपनी जो भूमिकाएं वो निभाने लगी। तो इसमें हमने मोटे मोटे तौर पर याद क्या करना है? 1911 में 10 किलोमीटर तक, उसके बाद एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसके बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। आगे चलते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, ध्यान से देखें। इंडियन एयरलाइंस का इतिहास पढ़ने वाले हैं हम। जैसे हमने पीछे देखा था, 1911 में भारत में वायु परिवहन की सेवाएं शुरू हुई इलाहाबाद से नैनी तक, और उसके बाद क्या हुआ? 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों में विभाजित हुआ। इसमें इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन लिमिटेड्स, एयरवेज ऑफ इंडिया तथा डक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध करवाई गई। इन नामों को ध्यान से देखें और याद करें। 1951 में 4 और कंपनियां आईं। भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस। ये इस सेवा में जुड़ गई। अब क्या हुआ? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और 2 निगम बनाए गए। अब 2 निगम कौन से बनाए गए? इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया और अब इसे इंडियन एयरलाइंस को इंडियन के नाम से जाना जाता है। अब जो जहाज होता है उसमें इंडियन लिखा जाता है। तो एक छोटे से इतिहास के ऊपर नज़र डालो। 1911 में 4 थे, फिर 4 और आईं, फिर उसके बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर इंडियन नाम हुआ। अब और जानकारी लेते हैं। देश की विशालतम राजकीय स्वामित्व वाले घरेलू वाहक इंडियन एयरलाइंस ने अपने नाम के साथ एयरलाइंस विलगित कर दिया है और इसे 8 दिसंबर 2005 से केवल इंडियन नाम से ही जाना जाता है। ये एक नया ब्रांड है। वायुयान के दोनों तरफ प्रदर्शित किया जाता है। नारंगी रंग की पूंछ पर चित्रित लोगो IA को भी बदल दिया गया है। अब इसके स्थान पर नया प्रतिस्थापित कर दिया है, वो है एक चक्र, और वो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा से लिया गया है। और वो क्या अनुप्रेरित करता है, क्या बताता है? वो निरंतर गति को बताता है कि निरंतर गति करते रहना चाहिए, और सुदृढ़ता को बताता है कि हमें अपने विचारों भावों में सुदृढ़ता लानी चाहिए। और ये एक नया ब्रांड है जो इंडियन एयरलाइंस ने अपने साथ लिया है। अगर किसी भी तरह के प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।